हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इंडियन इकोनॉमी का। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के हमारे 6 प्रैक्टिस सेट हो गए थे, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होगा। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले वो किसी ने 6 सेट ना देखे हों तो इंडियन इकोनॉमी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं NCERT का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये 7वां पार्ट है हमारा। फ्रेंड्स, इससे पहले इसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, तो उसके 9 पार्ट लगभग कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने विपिन चंद्रा और प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से करा रहा हूँ, तो उसके हमने 7 पार्ट देख लिए थे। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का भी 7वां पार्ट होगा और इस पार्ट में हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। ठीक है, भारत के प्रमुख उद्योग जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ग्रुप CD एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। ठीक, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई थी? तो ये आई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना D, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। आगे देखिए भारत में। ठीक है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, अगर पहली पूछ ले तो पहली हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948। और ये यहाँ पूछ रहा है नवीन, ठीक है, यानी कि नई उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 24 जुलाई 1991। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए लघु उद्योगों, ठीक है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित उद्योगों नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? ठीक है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित उद्योगों नीतियों में से किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर C, 1977 की औद्योगिक नीति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था और इसमें कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो लघु उद्योग वगैरह हैं इन पर अपना माइंड कंसंट्रेट करना है। ठीक है, आगे देखिए भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र को कितने उद्योग आरक्षित किए हुए हैं? तो ये 3। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3। ठीक है, दोबारा देख लीजिए भारत सरकार के औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग कितने हैं? तो ये 3 है। ठीक है, आगे देख लीजिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, इसमें लगभग हम 140 क्वेश्चन देखेंगे जो A1 क्वालिटी के एग्जामिनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण तथा अभिनियंत्रणों की नीति। ठीक है, उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, सरकार ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जो लगभग जो मतलब अनिवार्यता के कारण जो सरकार ने जो कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिए हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए सरकार ने लाइसेंस की कंडीशन अभी भी रखी है, तो उनकी संख्या 5 है। ठीक है, देख लीजिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उदारीकरण और अभिनियंत्रणों की नीति के अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों से लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति के उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस कितने हैं? ठीक है, तो सरकार की तरफ से अभी भी 5 उद्योग ऐसे वगैरह हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, जैसे कि वाइन हो गया। ठीक है, और ये गुटखा क्या कहते हैं, वाइन हो गया यानी कि शराब, और ये क्या कहते हैं जो सिगरेट वगैरह का निर्माण करते हैं, इनके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया? तो ये देखिए, ठीक है, सरकार ने जो अधिकतर उद्योग हैं तो इनके लिए लाइसेंस वगैरह अनिवार्य की मतलब समाप्त कर दिया है। तो इनमें से कौन कौन सा उद्योग है इनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है? तो मोटर उद्योग। ठीक है, आगे देखिए एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग और कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर D इसका आंसर है। इन सबको मतलब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा ये मोटर उद्योग वगैरह जो ये मोटरसाइकिल वगैरह की जो गैरेज वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है, सर्विस वगैरह करते हैं, तो उनको कोई लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, और ये आपने देखा होगा जो दुकानदार वगैरह हैं जो फ्रिज कूलर वगैरह ठीक करते हैं, ठीक है, और ये एयर कंडीशनर वगैरह जो करते हैं तो इनको भी लाइसेंस की, और चमड़ा उद्योग, ठीक है, तो इन सब से मतलब इनमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए ठीक है, यहाँ पूछा है कि नवरत्न कंपनियों, ठीक है, भारत में सिंपल वे में समझिए, इसको भूल जाइए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर भारत सरकार ने ये पूछ ले कि भारत में कितनी अब महारत्न कंपनियाँ हैं तो 11। ठीक है, 11 हैं। ठीक है, पहले 10 थी है। ठीक है, बट करंट की बता रहा हूँ, करंट में 11 हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले नवरत्न कंपनियाँ कितनी है तो ये 13 हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले मिनी रत्न कंपनियाँ कितनी है तो ये है 74। ठीक है, 74 मिनी रत्न है, 11 महारत्न है और नवरत्न यहाँ पर पूछा है तो नवरत्न है 13। ठीक है, पहले ये 14 थी, लेकिन जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी है, ठीक है, जो पावर फाइनेंस है, ठीक है,
तो यहाँ पर ये 14 थी। पावर फाइनेंस को अब इसमें डाल दिया गया, यानी कि अब ये महारत्न कंपनी बन गई। मतलब इधर 14 से 13 हो गया और इधर 10 से 11 हो गया। ठीक है, समझ गए होगे। दोबारा बता देता हूँ, मिनी रत्न कंपनी है 74 और जो महारत्न है 11। ठीक है, और ये नवरत्नों की संख्या अब 13 है। ठीक है, मतलब पहले ये 14 थी, अब ये 13 होगी। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, पहले ये कभी 16 हुआ करती थी। ठीक है, ये पुराना डाटा है। ठीक है, याद रखना नवरत्न कंपनियों की 13 होगी अब। ठीक है, क्योंकि ये पहले 14 थी, एक को इसमें नवरत्न से निकाल के महारत्न बना दिया गया। ठीक है, तो महारत्न हो गई 11। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये करंट का डाटा है। बाकी आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है? तो वाणिज्यिक और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, इसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन है? ठीक है, तो भारतीय, देखिए कौन कौन है। भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और ये है भारतीय जूट निगम। ठीक है, तो ये सार्वजनिक उद्योग हैं। ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो ये टिस्को। ठीक है, आगे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अभिनिवेश के दौर कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अभिनिवेश का दौर हुआ था 91-92 में आरंभ। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता? तो ये लघु वाहन उद्योग। ठीक है, ये मूल श्रेणी के उद्योगों में नहीं आते। ठीक है, आगे देखिए किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ये जो वाइन वगैरह, सिगरेट वगैरह जो आप बनाओगे या फिर बेचोगे तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, बेचने के लिए नहीं। ठीक है, सिगरेट निर्माण यानी कि सिगरेट बनाने की आपको कंपनी वगैरह खोलोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस जारी करवाना पड़ेगा। आगे देखिए भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो ये किसी इकाई के संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। ठीक है, आगे देखिए भारत में कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का कितना योगदान है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 1/3 योगदान है। ठीक है, आगे देखिए एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग की स्थापना। ठीक है, यानी कि सीडो की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कि लघु उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 याद रखेंगे। आगे देखिए लघु उद्योग विकास संगठन के द्वारा पंजीकृत लघु उद्योगी इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो लघु उद्योगों की 3 बार गणना की जा चुकी है। आगे देखिए इनमें से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो पूंजी का अभाव। ठीक है, लघु उद्योग वगैरह हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा भी नहीं है इनके पास, यानी कि पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, मतलब सही जानकारी वगैरह नहीं है, और कच्चे माल का अभाव। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, ये NCERT चल रही है अपनी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल टफ होता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लघु और कुटीर उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे बहुत ही रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इंडिया में ज़्यादातर लघु उद्योगी वगैरह है। आगे देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है? तो ये है IDBI। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है? तो UTI, LIC और GCI, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी IFCI की। ठीक है, आगे देखते हैं औद्योगिक और वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1992। आगे देखिए यहाँ पूछा है IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1948। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अगला देखिए भारत में एक रोगण औद्योगिक इकाई है। ठीक है, भारत में एक रोगण औद्योगिक इकाई है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रोगण उद्योग क्या होते हैं? तो जिनको पिछले 5-6 सालों में मतलब घाटे में कंपनी चल रही है तो उसको कहते हैं रोगण औद्योगिक इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब सही दिखाई देगा, थोड़ा ब्राइटनेस कम की है। आगे चलिए इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों से संबंधित है? तो ये है सिडबी। ठीक है, और इसका मुख्यालय वगैरह सब बता दिया है। ठीक है, ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए लघु उद्योगों। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लघु उद्योगों के संयंत्र और मशीनरी निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है गवर्नमेंट ने? तो 1 करोड़। ठीक है,
ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लघु उद्योगों लगाने के लिए लगभग कितनी सरकार ने मिनिमम अमाउंट रखा है, तो 1 करोड़। आगे देखिए, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना तो ये 6 अगस्त 1996 को की गई थी। फ्रेंड्स, अगस्त 1996। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी की 100% शेयर बेचने की संस्तुति की गई है। फ्रेंड्स, तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी कंपनी के मतलब पूरे 100% शेयर बेचने की कही है बात, तो ये कही है मॉडर्न फूड इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें 100% सरकार शेयर बेचना चाहती है। आगे देखिए, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उद्योगों के आधुनिकीकरण के बाद विस्थापित श्रमिकों के पुनरुत्थान हेतु इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की। ठीक है, आगे चलिए, भारत में नए उद्योगों के उत्पादन सूचकांक तो 2004-05 वर्ष आधारित है। ठीक है, याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2004-05। आगे चलिए, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का कितना लगभग अंश है, तो ये 45%। इवेंट्स। आगे देखिए, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है 2001। इवेंट्स। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज़्यादा भाग है, तो ये विनिर्माण। इवेंट्स। योजना में कोर सेक्टर क्या है, तो ये चयनित आधारभूत उद्योगों को कोर सेक्टर कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ बताना औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में, ठीक है, पिछड़े राज्यों शामिल हैं, तो इनमें कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, महाराष्ट्र तो काफ़ी डेवलप है, तमिलनाडु भी डेवलप है, यानी कि पहला, और तीसरा यानी कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश अभी भी पिछड़े राज्यों में शामिल हैं औद्योगिक रूप से। ठीक है, ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, कि ये कंपनी वगैरह दी हैं, तो इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1955 में। ठीक है, यहाँ देखते रहिए आप, ये देख लीजिए। ठीक है, आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, जब बल्कि मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, भारतीय उद्योग और ऋण निवेश की स्थापना हुई थी 1955 में, यानी कि चौथा। ठीक है, और बी क्या कहता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी पहला। ठीक है, यानी कि 1964 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। ये कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, सी नंबर क्या कहता है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1971 में, यानी कि दूसरा। ठीक है, और डी क्या कहता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि तीसरा, यानी कि 1990 में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना। ठीक है, RBI। ठीक है, भारतीय उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, इसको याद रखना। ठीक है, स्थापना RBI यानी कि RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, सिंपल वे में ये समझिए, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में, तो इसको RBI के द्वारा बनाया गया था, मतलब RBI के अंडर थी। लेकिन अब RBI के हाथों से, मतलब अब RBI ने इसको अपने हाथों से निकाल दिया है, या फिर मुक्त कर दिया है, या फिर सरकार के अंडर। ठीक है, सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। कब, तो ये 1964 में बनी थी। ठीक है, 1964 में बनी थी ये। अब 1976 में सरकार ने इसको RBI से अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, ऐसे समझ लो। आगे देखिए, अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो IDBI की सहायक रूप में किसकी स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। ठीक है, आगे देखिए, कुछ समय पहले भारत सरकार ने वाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है, तो वाइट गुड्स क्या हैं, तो ये देखिए, वाइट गुड्स हैं प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु। ठीक है, प्रदर्शन उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं को वाइट गुड्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है, ऐसे शेयर होल्डर का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो। ठीक है, इसको लिमिटेड शेयर होल्डर कहते हैं। आगे देखिए, ठीक है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है, तो सूर्य उद्योग से देख लेते हैं,
कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को सूर्य उद्योग कहते हैं। फ्रेंड्स, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा फुटलूज उद्योग है, तो ये सॉफ्टवेयर एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन A1 क्वालिटी के आते जाएंगे, तो आप जुड़े रहिए फ्रेंड्स लास्ट तक और देखते रहिए। आगे चलिए, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये है लो इस्पात। फ्रेंड्स, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया था। फ्रेंड्स, तो इसे आप ऐसे कर सकते हो, मतलब केला खाना है तो आपको जर्मनी जाना पड़ेगा। तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। आगे देखिए, बोकारो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोकारो जो स्टील प्लांट है, तो ये रूस की सहायता से लगाया गया था। फ्रेंड्स, आगे देखिए, दुर्गापुर तो ये ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से लगाया था। ये 3-4 जो उद्योग स्थापित हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बना है। फ्रेंड्स, तो याद रखना दुर्गापुर। फ्रेंड्स, दुर्गापुर यानी कि दुर्गापुर पड़ता है बंगाल में, और बंगाल में सबसे ज़्यादा अंग्रेज सबसे ज़्यादा छाए हुए थे, तो ऐसे याद रखना ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। फ्रेंड्स, और बोकारो रूस की सहायता से, और केला खाना तो आपको जाना पड़ेगा जर्मनी। फ्रेंड्स, सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। फ्रेंड्स, और इसकी फुल फॉर्म भी देख लो, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ले, क्या पता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र में इस्पात का विक्रय करती है, तो ये सेल। फ्रेंड्स, सेल, इस चैनल का नाम याद रख सकते हो आप। फ्रेंड्स, आगे देखिए, फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से लो इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र से सबसे दूर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस्पात के केंद्रों या फिर संयंत्रों से सबसे दूर स्थान पड़ता है भद्रावती का। फ्रेंड्स, ये सबसे दूर है कोयला क्षेत्रों से, काफ़ी दूर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। आगे चलिए, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये कपड़ा उद्योग है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लोग इसी कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति कार्यरत है, तो सबसे ज़्यादा लोग कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। आगे देखिए, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो ये है कपड़ा उद्योग का। एक सेकेंड फ्रेंड्स, अब चलिए, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, अब सही दिखाई देगा। आगे चलिए, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन था, तो ये सूती वस्त्र उद्योग। फ्रेंड्स, अपने सूती कपड़ों के लिए ही तो सूती कपड़े हो गए, अपने जो मसाले वगैरह थे। फ्रेंड्स, तो उनके लिए ही अंग्रेज वगैरह आए थे, जो अपने प्रिंट किए हुए कपड़े या नील वगैरह से रंग देते थे, तो ये सूती कपड़े थे। फ्रेंड्स, इसी के लिए अंग्रेज वगैरह यहाँ आए थे। आगे देखिए, भारत फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ, पंजाब में कौन सा स्थान हजौरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लुधियाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, तो यहाँ सूची बंदी हुई, यहाँ पर सूची सेकंड है। फ्रेंड्स, तो इनको मिलान करना, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में बना होगा, ग्रुप C, D एग्जाम से लेकर स्टेट PCS तक। तो पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए, अहमदाबाद को कहते हैं, यानी कि पहला। सूती वस्त्रों की राजधानी तो किसको कहते हैं, ये कहते हैं मुंबई को। फ्रेंड्स, यानी कि तीसरा। आगे देखिए, तीसरा क्या कहता है, भारत का मैनचेस्टर। फ्रेंड्स, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, बताइए। एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, भारत का मैनचेस्टर। फ्रेंड्स, तीसरा क्या कहता है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो कानपुर को। फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए D में क्या कहता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये कहते हैं कोयम्बटूर को। फ्रेंड्स, दोबारा देख लीजिए, पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं, अहमदाबाद को। फ्रेंड्स, अगला देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। फ्रेंड्स, और भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। फ्रेंड्स, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी आप देख लेना। आगे देखिए, देश में रेशम उद्योग में सबसे ज़्यादा किस राज्य का हाथ है, तो फिर केरल, कर्नाटक। फ्रेंड्स, कर्नाटक है नंबर 1 पे, यानी कि स्थानीयकरण राज्य है, तो ये कर्नाटक रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है, तो ये हथकरघा उद्योग है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस किस क्षेत्र में सरकारी इकाइयों ने तीव्र विकास किया है, तो चीनी उद्योग में। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में गन्ने की पिराई के कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त करता है, 10%। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा 10%। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। आगे देखिए, मुद्रा उपार्जन में सबसे सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि फ्रेंड्स
जो मुद्रा उपार्जन में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग का स्थान क्यों है? क्योंकि इसके लिए निर्यातों के लिए डिपेंड आयातों पर निर्भर रहना काफ़ी कम है डिपेंड इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भर रहना काफ़ी कम है डिपेंड इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा योगदान है विदेशी मुद्रा उपार्जन में। आगे देखिए सीमेंट सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सरकारी चीनी मिलें हैं तो ये है महाराष्ट्र में। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है डिपेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये UPPSC में कई बार पूछा है। भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो चाय उद्योग में। आगे देखिए भारत में उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है डिपेंड तो सही नहीं है तो ये देख लीजिए रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है डिपेंड तो ये गलत है। भारत रासायनिक उर्वरकों के उद्योगों में अभी आत्मनिर्भर नहीं है डिपेंड। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो ये कोयली डिपेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना या फिर रिफाइनरी स्थापित नहीं है डिपेंड। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधन या फिर रिफाइनरी स्थापित नहीं की गई है? तो डायमंड हार्बर डिपेंड। और ये डायमंड हार्बर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में डिपेंड यानी कि कलकत्ता में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला या फिर रिफाइनरी तो ये गुजरात के जामनगर में है डिपेंड। आगे देखिए भारत में तेल शोधक कारखाने बदुआ वृद्ध बंदरगाहों के समीप स्थापित किए हैं क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है डिपेंड इसीलिए बंदरगाह के पास लगाए गए हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है ठीक है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिमी बंगाल में होने का क्या कारण है? तो ये देखिए उपरोक्त सभी। अब देखते हैं कच्चे माल की अपर्याप्त मात्रा में प्राप्ति ठीक है। यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है ठीक है। कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश में सबसे अधिक कागज़ बाजार की उपलब्धता ठीक है। सबसे बड़ा कागज़ बाजार कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में। आगे देखिए रानीगंज तथा झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति ठीक है। और रानीगंज और ये झरिया से इसको तत्काल कोयला मिल जाता होगा ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। आगे देखिए भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से हुआ था? तो ये सुपर फास्फेट कारखाना रानीपेट में लगाया गया था ठीक है। आगे देखिए सिंदरी में विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं उपरोक्त सभी ठीक है। तो देखिए सिंदरी ठीक है तो कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति ठीक है। यहाँ कोयला और कोक यहाँ पर बहुत ही जल्दी मिल जाता है ठीक है। यहाँ कोक को कुछ लोग चारकोल भी बताते हैं ठीक है। ये डामर वगैरह होता है ना जिससे रोड बनाते हैं ठीक है। और कोयला तो आपको पता ही है। आगे देखिए सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है ठीक है। आगे देखिए समीपवर्ती दामोदर नदी जल की सुलभता ठीक है। दामोदर नदी से ये जल प्राप्त कर लेते होंगे। राजस्थान के जोधपुर से और बीकानेर से इनको जिप्सम मिलता होगा और कोयला तो आता ही होगा ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी या फिर तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गई है? तो यह है नून माटी ठीक है। आगे देखिए भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1870 में तो ये बालीगंज में लगाया गया था ठीक है। आगे देखिए एसर ऑयल ठीक है। एसर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है तो ये जामनगर ठीक है। जामनगर ठीक है। ये आंसर गलत है और यहाँ गलत लिखा भी हुआ है ठीक है। आगे देखिए अशोक लीलैंड इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। अशोक लीलैंड के नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने से किया जा रहा है? तो ये हिंदुजा ठीक है। हिंदुजा घराना है ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है यानी कि उद्योगों में पहले नंबर पर है? तो ये महाराष्ट्र है नो डाउट अबाउट डैट। आगे देखिए पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र है तो ये जामनगर में है गुजरात में ठीक है। इको मार्ग ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। UPPSC का पालतू क्वेश्चन है। तो इको मार्ग किस उत्पादन को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो तो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं ठीक है। आगे देखिए बोगाई गांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधन संस्था की अनुगामी इकाई बन गई है ठीक है। तो ये है LOC ठीक है। मतलब जो ये बोगाई रिफाइनरी है बोगाई गाँव में जो रिफाइनरी है तो इस पर अब LOC का कंट्रोल है ठीक है। यानी कि
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। आगे देखिए ऑयल एक उपकरण है जो संकलन है तेल अनुसंधान में डिफेंस। आगे देखिए दक्षिणी कोरिया डिफेंस। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है तो ये होंडाई डिफेंस, याद रखना। हम देख रहे हैं भारतीय उद्योग डिफेंस। भारत में कालीन, क्या बोल रहा हूँ, भारत में कालीन, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या फिर यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा होगा। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजा कांच की चूड़ियों के लिए डिफेंस। बाकी जब हम यूपी का हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे डिफेंस। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉलीपॉप है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। आगे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार बेच देती है 5% शेयर डिफेंस। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर और लघु उद्योग आवश्यक है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा रोजगार सृजन डिफेंस। कुटीर और लघु उद्योग ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है, तो ये पूंजी डिफेंस। आगे देखिए सुनिश्चित लागत का क्या अर्थ है, तो ये है उत्पादक संस्थानों के लिए गई अदायगी डिफेंस। उत्पादक संसाधनों के लिए अदायगी की गई डिफेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन संसाधनों के लिए लगाई गई अदायगी डिफेंस। आगे चलिए आगे देखते हैं किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो यह है जोखिम उठाना डिफेंस। यानी कि उद्यमी की बात हो रही है, यानी कि बिजनेसमैन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो वो जोखिम उठा सकता है, मतलब अपनी पूंजी लगा सकता है डिफेंस। तो जोखिम, बिजनेसमैन डरते नहीं है जोखिम उठाने से, मतलब पैसा लगाने से डिफेंस, समझ लेना। आगे देखिए अर्थतंत्र का ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना गया है, तो ये मानव पूंजी। आगे देखिए जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो तो उनको कहते हैं महंगी वस्तुएं। आगे चलते हैं डिफेंस। किसी वस्तु के उत्पादन शुल्क देय होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्पादन के संदर्भ में डिफेंस। किसी वस्तु का उत्पादक शुल्क देय होता है उसको उत्पादन के संदर्भ में। आगे देखिए चीज़ों की मांग में कमी, आपूर्ति में वृद्धि होने का क्या कारण आता है, तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है डिफेंस। चीज़ों की मांग में कमी या आपूर्ति में वृद्धि होने का क्या कारण होता है, तो चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं डिफेंस। ये आया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ इस पर डिफेंस। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये कंपनी के नाम और बताना ये कहाँ पर लोकेटेड है डिफेंस। तो चलिए देखते हैं। ए नंबर पे है बाल्को डिफेंस। तो बाल्को कहाँ है, तो बाल्को है कोरबा में डिफेंस। आप यहाँ देखते रहिए आंसर डिफेंस। बाल्को है कोरबा में। हिंडाल्को डिफेंस, तो हिंडाल्को कहाँ है, तो ये है रेनकोट में। और ये हरियाणा पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है जुलाई में डिफेंस, उसमें पूछा गया था डिफेंस। तो बाल्को है कोरबा में, हिंडाल्को है रेनकोट में। सी नंबर पे है इंडाल्को डिफेंस। तो इंडाल्को है हीराकुंड में डिफेंस। और लास्ट है नाल्को डिफेंस। तो नाल्को है कोरापुट में डिफेंस। बाकी आप मिलान कर लेना, देख लेना डिफेंस। आगे चलिए भारत में हाल में ही इस्पात के उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए डिफेंस। तो चलिए देखते हैं। बाईजैग स्टील प्लांट मिनी रत्न कंपनी घोषित हुआ है डिफेंस। इसको डिफेंस, इसको का सेल के साथ पूरा विलय हो गया डिफेंस। तो पहला गलत है डिफेंस। तो ये बाईजैग जो स्टील प्लांट है जिसको मिनी रत्न का दर्जा घोषित नहीं हुआ है। बाकी जो इसको है तो इसको सेल के साथ मिला दिया गया डिफेंस। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 1818 में पहला डिफेंस। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना, तो ये बंगाल के पोर्ट गलस्टर में लगाया गया था डिफेंस। इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ डिफेंस। यहाँ देखिए अशोक लेलैंड, तो अभी पीछे पढ़ के आए ना, अशोक लेलैंड जो ट्रक वगैरह बनते हैं तो हिंदुजा समूह से है या फिर हिंदुजा घराने से है डिफेंस। आगे देखिए ये घराने दिए हुए हैं तो इनको सही मेल करके बताना है डिफेंस। तो अशोक लेलैंड, हिंदुजा घराना डिफेंस। हिंडाल्को तो बी डिफेंस। ए बी बिड़ला समूह के द्वारा है डिफेंस। तो जो हिंडाल्को है तो ये बिड़ला समूह का है। जो ये सूरज लोन एनर्जी है तो ये पुंज लॉयड समूह के द्वारा है, तो ये गलत है डिफेंस। तो पहला दूसरा हमारा सही है, यानी कि अशोक लेलैंड है तो ये हिंदुजा समूह के द्वारा चल रहा है डिफेंस, और हिंडाल्को बिड़ला समूह के द्वारा। आगे देखिए डिफेंस। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है, तो ये है राउरकेला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं।
फ्रेंड्स MMTC। फ्रेंड्स तो अब देखिए MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है, ये सही है। आगे देखिए नीलांचल। फ्रेंड्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार की सहायता से की थी। फ्रेंड्स तो ये दोनों सही हैं, ये देखिए फ्रेंड्स दोनों सही है ये। फ्रेंड्स आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस पर। फ्रेंड्स तो ये कंपनी दी गई है और ये क्या उत्पादन करती है तो ये बताना है हमें। तो जो भेल है फ्रेंड्स, तो भेल कैसी कंपनी है, तो भेल बनाती है विद्युत यानी कि बिजली। फ्रेंड्स तो याद रखना फ्रेंड्स, तो भेल बनाती है बिजली यानी कि तीसरा फ्रेंड्स। और ये हेल HAL, तो हेल क्या करती है, तो हेल एक विमान की कंपनी है यानी कि ये जहाज़ों का सामान बनाती है यानी कि चौथा। सेल क्या करती है तो बताइए। सेल एक लोह इस्पात है फ्रेंड्स, जो सेल कंपनी है तो ये लोह इस्पात निर्माण करती है, तो यानी कि पहला। और लास्ट में क्या है तो ये है HOCL। HOCL क्या करती है तो ये बताइए। तो ये बनाती है रसायन फ्रेंड्स, यानी कि 34/12 हमारा आंसर होना चाहिए। ये देखिए 3 4 1 2 फ्रेंड्स समझ गए होंगे, बाकी आप एक बार और देख लीजिए, मिलान कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 1991 में औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उसमें शामिल नहीं था, तो ये था कृषि सेक्टर की अपेक्षा। फ्रेंड्स ये शामिल नहीं था। आगे देखिए स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति तो 1948 में बता दी गई है फ्रेंड्स पहले ही। आगे देखिए वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्योगों का विनिवेश प्रारंभ हो गया था, तो ये हो गया था 91-92 में फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में औद्योगिक वित्त निगम किस तरह कार्य कर रहा है, तो ये एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी, तो ये 1991 में अपनाई गई थी उदार नीति। फ्रेंड्स आगे देखिए ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, UPPCS में कथन कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स चीनी के उद्योग में कौन सा कथन सही है ये बताना है फ्रेंड्स। तो पहला कथन कहता है विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है फ्रेंड्स, तो पहला ही गलत है। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है, भारत चीनी उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग है फ्रेंड्स, तो ये सही है फ्रेंड्स। तीसरा देखिए भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है फ्रेंड्स, तो ये लग रहा है सही है फ्रेंड्स। चौथा कहता है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स, तो उत्पादक तो नहीं है, सबसे पहले वह ब्राज़ील है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए यहाँ पूछा है 15% से अधिक है, 15% से भी कम है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए चौथा क्या कहता है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स, तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक आई थिंक चाइना है फ्रेंड्स, और उसके बाद भारत का नंबर आता है फ्रेंड्स। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो गन्ना होता है ब्राज़ील में फ्रेंड्स, ब्राज़ील याद रखना ब्राज़ील का नाम। आगे देखिए अब पैकेजिंग की महत्वता क्यों बढ़ गई है फ्रेंड्स, पैकेजिंग की महत्वता क्यों बढ़ गई है, तो चलिए देखते हैं। यह उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादकों को आकर्षित बनाता है, यह उत्पादकों को विश्वसनीयता बढ़ाता है फ्रेंड्स। यानी कि जो अब पैकिंग होने लगी है ना, मान लो क्या बताऊँ, आप मान लो कुरकुरे लेने गए तो वो एकदम पैकेट में पैक होता है ना, तो उसी पैकेट की बात हो रही है। या कोई भी चीज़ लेने जाओ तो अब मान लो कोई जूते लेने जाएगा फ्रेंड्स, तो कोई कैंपस के जूते लेने गया तो वो डब्बे में एकदम पैक होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसी पैकिंग की बात हो रही है, पैकेजिंग की फ्रेंड्स। तो यह उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स, यह उत्पादकों को अट्रैक्ट बनाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए भारत निर्माण संबंधित है, तो अब स्थापन विकास से फ्रेंड्स। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में बहुराष्ट्रीयता कंपनी को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना फ्रेंड्स, तो ये किसकी फ्रेंड्स, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी नीतियाँ हैं फ्रेंड्स। तो उपरोक्त सभी नीतियों के कारण यानी कि निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति के कारण भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जा रहा है फ्रेंड्स। देख भी रहे होगे आप फ्रेंड्स, सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, यानी कि निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण और उदारीकरण फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत
कौन सा राज्य भारत में चीनी उत्पादन में नंबर 1 है फ्रेंड्स? तो ये है महाराष्ट्र फ्रेंड्स। चीनी उत्पादक का प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र फ्रेंड्स। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश होता तो वो आंसर होता, बट ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है ही नहीं, तो हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे। चीनी का कटोरा है, A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये लॉलीपॉप है और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। आगे देखिए, भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो मिल में सबसे ज़्यादा कपड़े बनते हैं गुजरात में। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है फ्रेंड्स। जूट उत्पादन में भारत को पूरी टक्कर दे रहा है कौन? तो ये है बांग्लादेश फ्रेंड्स। आगे देखिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल कारखाना तो ये है बड़ोदरा में, LOC फ्रेंड्स। आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में तो कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? ये TCS है फ्रेंड्स। ये LOC नहीं है, ये IOC है फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्रेंड्स। मैंने LOC बोल दिया तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। ये है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्रेंड्स। तो LOC के लिए सॉरी। LOC तो जंग छिड़ी रहती है वहाँ पे फ्रेंड्स। आगे चलिए, नवरत्न स्टेटस संबंधित है, तो ये प्राय सार्वजनिक कंपनी से फ्रेंड्स। जो सार्वजनिक कंपनियाँ हैं तो उनको नवरत्न का स्टेटस से संबंधित हैं। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में 2 कंपनियां हैं फ्रेंड्स। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स। सिंपल वे में समझिए, ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि 1 फरवरी 2013 को भारत सरकार ने भेल और गेल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था फ्रेंड्स, याद रखना। महारत्न कंपनी है 11 फ्रेंड्स, दोबारा बता देता हूँ, और नवरत्न कंपनियाँ हैं 13 फ्रेंड्स। पहले ये 14 थी, अब एक यहाँ से मतलब 14 से एक यहाँ डाल दी गई, अब ये हो गई 11 फ्रेंड्स, और ये रह गई है 13, और मिनी रत्न है 74 फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में तो कौन सी सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये बेल को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है अभी तक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में फ्रेंड्स ये 2013 के आंकड़े हैं फ्रेंड्स, तो मैंने जो लेटेस्ट है वो बता दिया है फ्रेंड्स। महारत्न, अब यहाँ महारत्न पे हो गई हैं 11 फ्रेंड्स, और ये नवरत्न हो गई हैं 13 फ्रेंड्स। ये मैंने 2-3 बार बता दिया है। ये 2013 का जो अंतिम आंकड़ा था उसके अकॉर्डिंग था फ्रेंड्स। 2013 में इतनी थी, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले 2013 में कितनी थी, तो 2013 में 7 कंपनी थी, महारत्न और नवरत्न थी 14 फ्रेंड्स। बट अब 2021-22 की जो रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, महारत्न है 11 फ्रेंड्स, और ये नवरत्न है 14, और मिनी रत्न है 74 फ्रेंड्स। इसको याद रखना फ्रेंड्स। टाइपिंग करने वाले ने पूरी क्वेश्चनों की ऐसी तैसी करके रख दी है फ्रेंड्स, कुछ पुराना डाटा भी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। ऐड नहीं किया है, बल्कि मैंने खुद ऐड करवाया है फ्रेंड्स, मैं उसको गलती नहीं दे रहा, मैं खुद ऐड करवाया है। मैं कहा एक भी क्वेश्चन रह ना जाए फ्रेंड्स, क्या पता कुछ पुराना ही डाटा पूछ ले फ्रेंड्स, क्योंकि महारत्न कंपनियाँ वगैरह तो इनका तो बहुत साल बाद स्टेटस अपडेट होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डलवाया था फ्रेंड्स, क्या पता पुराना ही पूछ के बैठ जाए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत का 1965 में जर्मनी की सहायता से लगाया गया था? तो मैंने बताया था ना, केला खाना पड़ेगा तो आप जाओगे जर्मनी फ्रेंड्स। तो राउरकेला संयंत्र, स्टील संयंत्र जर्मनी की सहायता से लगा था। रूस फ्रेंड्स, भिलाई फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना है, जो रूस है वो हमेशा इंडिया के साथ भलाई करता है, तो भिलाई रूस की सहायता से लगाया गया था फ्रेंड्स। रूस अपना पक्का फ्रेंड है फ्रेंड्स। आगे चलिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन का क्या कारण था? तो ये उपरोक्त सभी फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में देख लेते हैं, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, केवल ब्रिटिश उद्योग फ्रेंड्स, केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों की से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त होना, केवल विदेशी शासन की स्थापना फ्रेंड्स, तो ये सारे ही कारण थे उपरोक्त सभी फ्रेंड्स। आगे देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले इंग्लैंड क्या कहते हैं चीन में शुरू हुई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो चलिए देखिए, जो ACC जो सीमेंट वगैरह आता है फ्रेंड्स, तो ये सरकारी लिमिटेड क्षेत्र नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख IT कंपनी नहीं है? तो ये रेमंड्स कोई IT कंपनी नहीं है, आई थिंक ये कपड़े की कंपनी है फ्रेंड्स। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त भारत का संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? तो ये मारुति उद्योग लिमिटेड फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो मारुति कंपनी की जो गाड़ियाँ बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, तो वो हरियाणा फ्रेंड्स, हरियाणा के गुरुग्राम में लगभग पूरे देश का 52% फ्रेंड्स। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में याद रखना, जो पूरे देश में मान लो 100 कारें बनती हैं पूरे देश में, ठीक है, तो 100 कारें में से 52% जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं वो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जाती हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग की सर्वोच्च उदाहरण है, तो ये इस्पात उद्योग, ठीक है, पूंजी प्रधान क्या बोल रहा हूँ, पूंजी उद्योग का सर्वोच्चतम उदाहरण है, ठीक है, पूंजी प्रधान उद्योग का तो इस्पात उद्योग। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन चला रही है उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। शर्करा, ठीक है, यानी कि चीनी नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है शर्करा। फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। शर्करा यानी कि चीनी में तो चीनी की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी होता है तो हम जाते हैं महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीतमपुरा, यानी कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है, ठीक है, और ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। आगे देखिए, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? तो ये हरियाणा और पंजाब, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मारुतन कंपनी नहीं है? तो ये PFC, ठीक है, ये कोई मारुतन कंपनी नहीं है। तातीपाका, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तातीपाका रिफाइनरी, तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है, लगभग हमने इसमें 140 क्वेश्चन देखे हैं जो A1 क्वालिटी के और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि स्टेट PCS वगैरह के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ही, और जो ग्रुप CD के पालतू क्वेश्चन है, ठीक है, जितनी ये कंपनी वगैरह है इनकी स्थापना किस देश के साथ हुई है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो को शेयर कर सकता है, ठीक है। देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो आपको बीच में मतलब कुछ भी भाषणबाजी नहीं करता हूँ, ना ही मुझे भाषणबाजी पसंद है। मैंने और चैनलों पे देखा है, ठीक है, मान लो 500 बच्चे लाइव हैं, ठीक है, और उनके लाइक हैं 100, तो वो बार बार ये कहेगा बीच बीच में वीडियो में कि आप लोग ऑनलाइन 500 और लाइक हैं 100, ठीक है, पहले लाइक की संख्या बढ़ाओ, वीडियो को सब्सक्राइब करके आओ, तो वो अपने बस की बात नहीं है। अपना काम है A1 क्वालिटी का क्वेश्चन यानी कि कंटेंट प्रोवाइड कराना। बाकी आपके पास आर्टिकल 19 के तहत लाइक करने का भी अधिकार है, डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी आने वाली वीडियो होगी वो होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, ठीक है, क्योंकि ये हम भारत के उद्योग प्रमुख उद्योग वगैरह देख रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो विश्व के प्रमुख उद्योग वगैरह हैं, ठीक है, जो UP PCS स्टेट PCS के पालतू क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में सोना कौन सी खान से मिलता है? तो ये कारगुल्ली, ठीक है, हीरे वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो ये ऐसे ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो आने वाली पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।